आगे बढ़ाते हैं। हमने बात करी थी कि किस तरह से केमिकल एवोल्यूशन होता है और कैसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर्स होता है। तो फर्स्ट स्टेप वाज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और सेकंड स्टेप जो हमने देखा था वो था स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स, जिसका प्रूफ हमने देखा था मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ये देखा था ना हमने। आज हम तीसरा स्टेप देखेंगे, विच इज spontaneous formation of complex organic polymers। तो तीसरे स्टेप पे हम बात करेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का अपने आप फॉर्मेशन हुआ। और आपको पता है ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई? समुद्र के अंदर। अब समुद्र में क्या था कि हमारे पास गर्म पानी था और राइट केमिकल्स एंड वाटर थे। तो इसका जो प्रूफ था इस तीसरे स्टेप का, वो आता है फॉक्स के एक्सपेरिमेंट से। सिडनी फॉक्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, जहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ उनके एक्सपेरिमेंट्स के। जैसे इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट को 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट किया तो न्यूक्लिक एसिड बने। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का इन्होंने इसी तरह के एनवायरनमेंट में पॉलीमराइजेशन करके फैट्स भी बना के दिखाए। अमीनो एसिड्स का मिक्सचर लिया और जब उस अमीनो एसिड मिक्सचर को हीट किया तो छोटे छोटे प्रोटीन के गोले बन गए, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स, जो दरअसल कुछ नहीं थे, पॉलीपेप्टाइड्स थे सिर्फ, है ना। तो इस तरह से इन्होंने कई चीजें बनाकर दिखाई। सिंपल शुगर्स का पॉलीमराइजेशन कराया और उनसे स्टार्च बना के दिखाया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इनसे ये प्रूव हुआ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का मतलब पॉलीमराइजेशन हो सकता है मोनोमर्स का अपने आप। ओरिजिनल जो व्यू था वो था हेल्डन व्यू, जो ये कहता था कि पॉलीमराइजेशन ऑकर्ड इन वाटर, जो गर्म पानी था उसमें पॉलीमराइजेशन हुआ। लेकिन मॉडर्न व्यू जो है उसे हम कहते हैं स्लज व्यू। स्लज व्यू ये कहता है, मॉडर्न व्यू, कि पॉलीमराइजेशन एक्चुअली ऑकर्ड इन द स्लज। नाउ व्हाट इज द स्लज? आपको पता है कि समुद्र का जो तल होता है, उसमें जो सी फ्लोर जो है वहां पे गर्म कीचड़ जो होता है, उस गर्म कीचड़ को हम बोलते हैं स्लज। तो सपोज ये सी फ्लोर है और ये जो सी फ्लोर की सरफेस पे जो गर्म कीचड़ है, इसको हमने बोल दिया है स्लज। और ये मान लीजिए सी वाटर है जो गर्म है। तो पहले तो ये मानते थे कि सी वाटर में हुआ है पॉलीमराइजेशन, लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो सी वाटर होता है इसमें मिनरल्स होते हैं और
सॉल्ट्स एंड मिनरल्स जो इसमें होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं स्लज के अपर सरफेस पे। आपको पता है कई एंजाइम्स जो हैं वो मिनरल्स को कोफैक्टर की तरह यूज करते हैं, ऐसा सुना है नहीं सुना आपने? तो ये जो मिनरल्स की जो एक लेयर बन जाती है ना स्लज के ऊपर, ये एक चार्ज्ड कैटालिटिक सरफेस की तरह बिहेव करती थी जो अट्रैक्ट करती थी monomers को for polymerization. So basically the modern view says that the coat of the mineral which was present over the sludge behaved as a charged catalytic surface and it attracted the monomers for polymerization. So this view says that polymerization occurred on the surface of sea floor. जो मिनरल्स थे, मिनरल की जो लेयर थी, इट बिहेव्ड एज अ चार्ज कैटालिटिक सरफेस। देखो अभी एंजाइम नहीं बने हैं, जब एंजाइम बनेंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो फास्ट होंगे, लेकिन जब तक वो नहीं बने तब तक ये मिनरल्स जो हैं एंजाइम्स का एक कोफैक्टर यूज करते हैं, सुना नहीं सुना आपने? तो ये जो मिनरल्स हैं वो कोफैक्टर की तरह यूज हो रहे हैं और ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है। तो इनिशियल जो पॉलीमराइजेशन हुआ था बहुत स्लो हुआ था और एब्सेंस ऑफ एंजाइम इसका रीजन था, इसलिए स्लो हुआ था और उस वक्त मिनरल्स ने ये पॉलीमराइजेशन करवाया विद द कैटालिटिक सरफेस। सो दिस इज हाउ complex organic polymers were formed. Now these polymers attracted each other and then they formed a colloidal aggregate which we call as coacervates या coacervates. तो वो कैसे हुआ वो हम अब चौथे स्टेप में पढ़ेंगे। 3 स्टेप हो गए हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। तो केमिकल इवोल्यूशन का जो चौथा स्टेप था वो था spontaneous formation of colloidal aggregates which are known as coacervates. चलें आगे। तो फोर्थ स्टेप वाज spontaneous formation of colloidal aggregates called as the coacervates. ये कैसे हुआ? तो शुरू में जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बने, ठीक है, तो जैसे ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये, और आपको पता होगा कि ये सब पढ़ा आपने एम्फोटेरिक नेचर और ये सब सुना है कभी? अच्छा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो थे ना ये ज़्विटर आयन इफेक्ट शो करते हैं, ये पढ़ा है? और इस ज़्विटर आयन इफेक्ट शो करने की वजह से इनके चारों तरफ एक पानी की पतली सी फिल्म बन जाती है, वाटर इन्वेलप या वाटर फिल्म। ऐसी ही एक वाटर फिल्म एक दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल के चारों तरफ भी बनी हुई है। फिर ये दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों मिलके एक कॉमन वाटर फिल्म के अंदर आ गए। और ये कॉमन वाटर फिल्म जो है ये इनके चारों तरफ एक वाटर इन्वेलप की तरह बिहेव करने लगी। फिर इन्होंने और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, फैट्स, है ना? तो ये सब चीजें अट्रैक्ट करते चले गए जिसकी वजह से इनका साइज बढ़ता चला गया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और इनके ऊपर एक वाटर का इन्वेलप है, बस जैसे ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे। प्रोटीन के अलावा इसमें सपोज ये शुगर के भी कुछ शुगर्स भी हैं और कुछ लिपिड भी हैं। तो प्रोटीन, फैट, शुगर, इन सबका एक कोलॉइडल एग्रीगेट था जिसके चारों तरफ क्या था, एक पानी का लिफाफा, यानी कि बस एक वाटर इन्वेलप।
अब ये जब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता था ना ये, तो ये दो टुकड़ों में टूट जाता था। तो जब ये ज्यादा ही बड़ा हो जाता था पानी का लिफाफा में ये जो कोलाइडल एग्रीगेट था, और ये अनस्टेबल हो जाता था, तो ये फिर टूटने लगता था। जैसे ये बड़ा सा एक पानी का लिफाफा है और ज्यादा अनस्टेबल, ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे अगर ज्यादा हो गया है बड़ा, तो ये दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता था, और जब ये ज्यादा छोटे हो जाते थे तो आपस में जुड़कर एक बड़ा सा टुकड़ा, बड़ा सा वापस बनाते, जुड़ते रहते थे, टूटते रहते थे। जैसे आपने कभी बरसात में मान लीजिए कार चल रही है और बहुत हल्की ड्रिजल हो रही है, तो उसकी जो विंड स्क्रीन होती है ना, उसमें पानी की छोटी 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 बूंदे चिपक जाती है। फिर जब वो बूंदे है ना आपस में जुड़ के एक बड़ी बूंद बना लेती है, फिर एकदम से अगर कार में ब्रेक लगे ना, तो फिर टुकड़े टुकड़े होकर छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। तो टूटती रहती थी, जुड़ती रहती थी। ये कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो इन्हीं कोलाइडल एग्रीगेट्स को हम कहते थे क्वेकर वेट्स इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि ये लिविंग है। तो दीज वर क्वेकर वेट्स इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, टूटते रहते थे और जुड़ते रहते थे, छोटी छोटी कोलाइडल एग्रीगेट्स थी ये। इनका फॉर्मेशन होना केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से क्वेकर वेट्स बने, जुड़ते रहते थे, टूटते रहते थे, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गए। इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इनके ऊपर सिर्फ एक पानी का लिफाफा है, वाटर इन्वेलप के अंदर ये बंद। तो ये तो था केमिकल इवोल्यूशन की किस तरह से क्वेकर वेट्स बने। तो ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ। अब इन क्वेकर वेट्स से पहला लिविंग सेल कैसे बना या लाइफ कैसे आई, वो जो कहानी है वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या जिसको हम कहते हैं ए बायोजेनेसिस, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग है। सो कोएकोवेट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, although reproduction is not the defining criteria of being living, but at cellular level division is। रिप्रोडक्शन और डिवीजन में फर्क है ना भाई। अभी किसी के कपल के बच्चे नहीं है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो नॉन लिविंग थोड़ी है, लेकिन उनके सेल तो डिवाइड कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन तो अलग अलग चीजें हैं, और अभी सेल तो बना ही नहीं है, तो ना तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और ना ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये नॉन लिविंग चीजें हैं। अब कैसे इनसे पहला सेल बना वो हम देखेंगे। तो हम सेकंड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया जिसको हमने कहा ए बायोजन सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ ओपेरिन हेल्डन थ्योरी का जो सेकंड स्टेप था वो था ए बायोजेनेसिस या प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। एक्चुअली ओपेरिन हेल्डन ने अपनी थ्योरी बहुत होशियारी से दी। उस जमाने में क्या होता था कि जब भी कोई साइंटिस्ट थ्योरी देता था नॉन लिविंग से लाइफ ऑरिजिनेट हुई, तो सारे लुइस पास्चर के चेले जो थे ना वो इकट्ठे हो जाया करते थे और बैठ जाते थे, चलो बना के दिखाओ। मतलब उस थ्योरी को काटने के लिए कि नॉन लिविंग चीज से लाइफ नहीं ऑरिजिनेट होगी। तो जब भी कोई ऑडिटोरियम में कोई हो रहा है, वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, बनाओ चलो बैक्टीरिया बनाओ, सेल बनाओ, कुछ तो बनाओ। कुछ नहीं बना पाते थे लोग, बना के दिखाओ तो मानेंगे तुम्हारी थ्योरी, तो वो डिस्प्रूव हो जाती। तो ओपेरिन हेल्डन को पता था कि उनकी जो थ्योरी है उसके साथ भी ये पास्चर के चले आए हैं, किराए की भीड़ है, सब ऐसे करेंगे, बनाओ बनाओ बनाओ, बेवकूफ बनाने के अलावा क्या बना सकते बनाओ। तो कुछ बना तो सकता नहीं था, तो उन्होंने अपने पॉस्टुलेट बहुत स्मार्टली दिए। उनसे जब उन्होंने थ्योरी पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया अपनी थ्योरी का, spontaneous generation of life as it occurred in the earlier is not possible today। यानी जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं वो हमको बोलना मत कि आप करके दिखाओ, क्योंकि आज के हालात में वो नहीं किया जा सकता। वो नहीं किया जा सकता तो कैसे कहें करके दिखाओ। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपना दूसरा पॉस्टुलेट दिया, क्योंकि अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वो आज के एटमॉस्फेयर से रेडिकली डिफरेंट था। तो उन्होंने पूछा क्या डिफरेंट था, तो उन्होंने कहा वो रिड्यूसिंग, क्योंकि आजकल कौन सा होता है ऑक्सीडाइजिंग। अब वो उनके बाद बोलने को कुछ बचा नहीं, तो बोला अच्छा बोलो फिर क्या हुआ। तो फिर उन्होंने ये थ्योरी दी कि एटम
मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से फिर ऐसे करते करते क्वेकर वेट बने। फिर लोगों ने पूछा इसके लिए एनर्जी कहाँ से आई, तो उनका घिसा पिटा जवाब वही था, धूमकेतु, ज्वालामुखी, रेडियो एक्टिविटी के सबसे आई एनर्जी। और टाइम तो इनफाइनाइट है, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा आइडिया लगने लगा था कि अर्थ तो बहुत हजारों लाखों करोड़ों साल से है। तो स्लो टाइम में इस तरह से हुआ, ये चार्ज कैटालिटिक फैक्टर्स थे, एंजाइम नहीं भी थे तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस चले, पर बहुत ही स्लो चले, और टाइम की तो कोई कमी थी नहीं। सो दिस इज हाउ दे एक्चुअली प्रेजेंटेड देयर थ्योरी। क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप गलत बात को भी अगर अच्छे से प्रेजेंट कर दो, है ना, तो लोग उसे सही मान लेते हैं। ऐसा हो ही जाता, बस थोड़े इमोशंस डालने हैं, बस थोड़ा बेवकूफ बनाना है। तो ये तो सही थे, तो सही बात को लेकिन कैसे प्रेजेंट करें, तो इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी कि क्वेकर वेट्स का फॉर्मेशन। नाउ क्वेकर वेट से आगे बढ़े, हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप की, विच इज नोन एज ए बायोजेनेसिस या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो हमने देखा था कि इस तरह से ये क्वेकर वेट्स यहाँ पे बन गए थे, और ये इनके अंदर ये जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, शुगर्स भी बननी शुरू हो गई थी, लिपिड है, पेंटोज शुगर्स भी बन रही थी, हेक्सोज, पेंटोज सब। तो ऐसे ही सबसे पहला जो इसमें चेंज आया वो था राइबोज शुगर से किसका फॉर्मेशन, आरएनए का। आरएनए वर्ल्ड बोलते हैं ना अपन दुनिया को। तो पहले आरएनए आया, सो अपीयरेंस ऑफ आरएनए ये पहले हुआ। और आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था। सो आरएनए एक्टेड एज जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है कि राइबोसोमल आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव कर सकता है, सुना है ऐसा? तो अभी एंजाइम तो बने नहीं है, तो ट्रू एंजाइम अपीयर नहीं हुए, तो फिर रिएक्शंस को कौन चलाएगा? आप, पहले मिनरल्स ने चलाया, उसके बाद फिर आरएनए अपीयर, जो कि जेनेटिक मटेरियल भी था, और ये सेल्फ रेप्लिकेट भी हुआ, और इट एक्टेड एज अ इनिशियल मतलब एंजाइम। और इसी ने फिर, यही तो आरएनए वर्ल्ड बोलते, तो पहला जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए ही था। अच्छा, आरएनए बनने के बाद इन्हीं क्वेकर वेट्स का, ये जो क्वेकर वेट्स थे, क्योंकि अब इनके अंदर क्या अपीयर हो गया है बताओ, जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट भी कर रहा है, इसलिए अब हम इन्हें ये मान सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा है। तो अभी क्या हुआ कि आरएनए एक्टेड एज जेनेटिक मटेरियल एंड सेल्फ रेप्लिकेटेड, और इसकी वजह से यहाँ पे ये शुगर वही सब है। तो ये जो चीज यहाँ पे बन रही है ना, इसको हमने बोलना शुरू किया प्रोटोसेल। अभी सेल नहीं बना है, तो ये प्रोटोसेल, इसी की एक स्टेज थी इयोबायोन्ट। ठीक है, तो प्रोटोसेल या इयोबायोन्ट ये जो बना है, एक नाम और होगा इसके, प्रोटोबायोन्ट, है ना। तो प्रोटोसेल या इयोबायोन्ट, जिसको हम प्रोटोबायोन्ट भी कह रहे हैं, पहले प्रोटोबायोन्ट बाद में इयोबायोन्ट, इस तरह से। तो इसके अंदर लाइफ आ गई है, हालांकि अभी सेल नहीं बना है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब सेल नहीं बना है, ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। और ये कब अपीयर हुआ था, याद रखेंगे, 3 बिलियन ईयर्स अगो। सो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड 3 BYA। ठीक है, और फिर ट्रू एंजाइम्स अपीयर हुए। एक बार ट्रू एंजाइम्स अपीयर हो गए, तो आरएनए से क्या बना, बोलो? डीएनए बनेगा ना।
सो ट्रू एंजाइम जब अपीयर हुए तो इसके बाद जो अगला स्टेप था वो था फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। अब एक बार डीएनए बन गया ना, क्योंकि ये सब बहुत गर्म इन्वायरमेंट में हो रहा था, हॉट इन्वायरमेंट में, हाई टेम्परेचर पे एक चीज हो सकती है जिसे हम कहते हैं थर्मल म्यूटेशंस। और म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जिससे कोई ऐसा चेंज आता है जेनेटिक मटेरियल में जो आगे भी इनहेरिट होता है। तो ड्यू टू सम थर्मल म्यूटेशन द डीएनए एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। और अब ये बन गया हमारा नया जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए acquired the capability of self-replication, and now the DNA became the new genetic material. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले अपीयर होने वाले सेल ऑर्गेनली हैं, सुना है आपने? फिलहाल इनको सेल ऑर्गेनली का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यह अपीयर होने लग गए थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और इसके बाद एक और चीज हुई, और वो ये थी कि ये जो ईओबायोन्ट था ना, इस ईओबायोन्ट के चारों तरफ इसके अंदर जो प्रोटीन थे, वो प्रोटीन और लिपिड पेरीफेरी की तरफ माइग्रेट किए और उन्होंने एक बायोमेम्ब्रेन का फॉर्मेशन शुरू किया। मतलब पानी का लिफाफा था ना अब तक तो ऐसे बाहर, तो कई स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और लिपिड्स ऐसे पेरीफेरी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और अंदर भी कई सारे प्रोटीन हैं, शुगर है, सब चीजें हैं यहाँ पे अंदर। पर ये जो माइग्रेशन हुआ, तो अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन, लिपिड, बायोमेम्ब्रेन, तो प्रोटीन लिपिड बायोमेम्ब्रेन अपीयर हुई अराउंड ईओबायोन्ट, ईओबायोन्ट के चारों तरफ ये बायोमेम्ब्रेन। और एक बार ये बायोमेम्ब्रेन अपीयर हो गई ना, तो हमने इसको अब क्या कहना शुरू कर दिया पता है? सेल। इससे पहले हम इसे सेल नहीं कह रहे थे। सेल मतलब क्या होता है? एक जेल, एक प्रिजन, एक चैम्बर। इससे पहले ये जेल बन गई ना, अभी भाग नहीं सकता इसके अंदर का मटेरियल कहीं, तो अभी ना इससे हमने पहली बार सेल कहा, लेकिन अभी न्यूक्लियस नहीं बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्योंकि अभी न्यूक्लियस नहीं बना है तो ये कहलाएगा न्यूक्लियस से पहले वाला, यानी फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम इसे सेल कहेंगे। और ये सेल कब अपीयर हुआ था? 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी ना, क्वेकर वेट से फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बनने तक की प्रोसेस, ये एबायोजेनेसिस या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो ये इस तरह से फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बना अकॉर्डिंग टू ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। फिर इसके बाद क्या हुआ वो हम इसके बाद देखते हैं आगे फर्दर इवोल्यूशन में। पहले आप इसको कुछ लिखना है तो लिख लो। ये सब बातें बहुत कचरे तरीके से दी हैं, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में दी हैं, पर स्टैगर्ड फॉर्म में दी, कुछ दिया कुछ नहीं दिया है, कुछ आधा दिया है। कुछ चीजें दी हैं कुछ नहीं दी हैं, पता नहीं क्या किया है। हाँ।
प्रेजेंटेशन बहुत खराब है वहाँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे एजुकेशन देना ही नहीं चाहते, बस सिलेबस दे देना चाहते हैं। ये रहा सिलेबस, देखो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और ये पढ़ लो, यही है बस, हाँ हाँ याद कर लो। ना पढ़ाना चाहते हैं लोग, ना पढ़ना चाहते हैं मेजोरिटी। यही बात, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं आधे ज्यादा बच्चे तो देश में। नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, कैरियर कहाँ से बने। अननेचुरल चीज है ना, तो पढ़ने में जोर आता। भगवान ने तो बनाया नहीं था पढ़ाई लिखाई, है ना। हम लोगों ने बना दिया ये मुल्क और देश और पढ़ाई लिखाई कैरियर। भगवान ने तो कहा था आराम से रहो, पेड़ पत्ते खाओ, शिकार करो, जंगल में रहो। ये सब क्या हो गया है, पैसा, नीट, आईआईटी। तो अननेचुरल चीज करने में जोर आता है लोगों को, पढ़ना नहीं चाहते। फिर कोई ऐसा आ जाए जो कहे अरे कम पढ़ना पड़ेगा, और कम कर देते सिलेबस, बस वोट मुझे दे देना। हाँ बिल्कुल। तो ये सब खुश करने के तरीके होते हैं। हाँ, पहली बार दोगे ना अभी। तो ये सब एक खुश करने के तरीके हैं, लोग नाराज ना हो, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में तो आप ही का नुकसान हो रहा है। नॉलेज नहीं होगी तो कैसे अच्छे डॉक्टर बनोगे। मतलब एक बुक जो पूरा देश पढ़ रहा है, क्या हम उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर। दिनेश प्रदीप की गाइड देख लो आप, उससे ज्यादा अच्छी लिखी हुई होती है। ये देखिए आपने कभी 12th की, वो भी नहीं देखी आपने, बस एक ही कोई गाइड बुक। प्रेजेंटेशन का कोई सीक्वेंस तो होता है चीजों का। 8th 9th 10th में सिस्टम्स तो ऐसे दिए जो आपने 8th 9th 10th में ज्यादा पढ़े होंगे इससे। फिजियोलॉजी तो अजीब तरीके से दिए, पता नहीं क्यों। जो चीज पूरे देश को एजुकेशन दे रही है हम उसे इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे। एक किताब तो अच्छी लिख ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाएगा सिलेबस। तो ये सब अच्छा। अजीब बात बताऊं, अजीब बात यह है कि आज से 15 साल पुरानी एनसीईआरटी में ये सब था, मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो क्या हो, बाद में उसको काट काट के इवोल्यूशन में तो इतना बुरी तरह से काटा है ना, कि समझ ही नहीं आ रहा। थ्योरी कुछ और चल रही है, बगल में डायग्राम कुछ और चल रहे हैं। आपने देखा कोई वो, पता नहीं क्या पेड़ पौधे बने हुए इधर, इधर थ्योरी कुछ और चल रही है। क्योंकि वो कहीं से कट करो, पेस्ट करो, बस ये इतना हटा दो बस इसमें से। जैसे अभी हुआ ना, अच्छा नीट का सिलेबस कम करना है, एक सिस्टम भी हटाओ, लो पहला वाला हटा दो, देख तो लो क्या हटा रहे हो। हटा दो डाइजेस्टिव सिस्टम, हटा दो। पता नहीं क्या सेंस था उसका। चलो भैया। तो मेरा तो मानना है कम करना है तो फिजिक्स का सिलेबस कम कर दो यार, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भी निकाल पाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़े। और वही फंसाता है, फिजिक्स ही तो ऐसी तैसी कराता है। मतलब आप लोग चाह रहे हो कि ठीक है, आप तो साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, इसको नासा में थोड़ी जाना है, डॉक्टर बनना है। उसकी फिजियोलॉजी टेस्ट करो, उसकी एबिलिटीज टेस्ट करो कि कैसे वो बॉडी के पार्ट्स और सिस्टम्स को के क्वेश्चंस कर सकता है, तो फिर है सेंस। ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है। चलो कुछ नहीं, अभी हम इस पे ज्यादा बात करने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है उसे करके आगे निकलना है। हाँ, तो एबायोजेनेसिस हो गया है। अब हम आगे की बात करते हैं कि फर्दर इवोल्यूशन में क्या हो गया। ये लिख लिया। तो देखो फर्दर इवोल्यूशन अगर हम देखें, कि पहले ना इनिशियली हेटेरोट्रॉफिज्म आया, जो अर्लीस्ट जो लाइफ फॉर्म्स थे, वो एरोबिक नहीं थे। कैसे थे वो, एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं थी और हेटेरोट्रॉफ थे। तो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स वर एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ्स, अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स जो थे। अब लाइफ का फूड क्या होता है बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समुद्र में ये लाइफ ओरिजिनेट हुई, और जो लाइफ का फूड था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो जो लाइफ ओरिजिनेट हुई उसने क्या किया,
बचे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड खा डाले, क्योंकि खाना तो खुद बन नहीं सकता था, है ना, तो बचे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो खा डाले। स्केर्सिटी ऑफ फूड हो गई इसकी वजह से। अब बताओ, अगर खाना खत्म हो गया क्योंकि नया खाना नहीं बन रहा था तो क्या होगा? खत्म, भूखे मर जाएंगे, तो एब्सेंस ऑफ लाइफ हो जाएगा। और एब्सेंस ऑफ लाइफ की वजह से फिर क्या होगा बताओ? फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा। फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, लेकिन फिर लाइफ ओरिजिनेट हुई, बचा कुचा ऑर्गेनिक कंपाउंड खा गई, भूखी मर गई, फिर एब्सेंस ऑफ लाइफ हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये लूप ऐसे ही चल रहा है। लाइफ जो है ओरिजिनेट होके बचा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड खा जाती है, क्योंकि फूड ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही फूड होता है, तो फिर एब्सेंस ऑफ लाइफ रहता है। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, एक के बाद एक अटेम्प्ट लगे जा रहे हैं। इसको समझ नहीं आ रही बात? ऐसे थोड़ी होगा। चलता रहा ना ये प्रोसेस। एक बार ये सब क्वेकर बेट बराक बन गए तो ये प्रोसेस फास्ट हो गई। क्लास 11 से 12, क्लास फर्स्ट से 12th आने में टाइम लगा, और 12th का ड्रॉप क्या है, हर 11 महीने में एग्जाम हो रहा है, 12 महीने में होने दो। एक बार दो बार, जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ऐसे चलता रहेगा। तो ये फिर एब्सेंस ऑफ लाइफ। फिर एनारोबिक जब तक रहोगे, हेट्रोट्रॉफ रहोगे, अपना खाना खुद नहीं बनाओगे, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। चलता रहा बचा, और फिर स्केर्सिटी, फिर एब्सेंस ऑफ, फिर कोई मिरेकल हुआ जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक क्षमता आई। क्या क्षमता आई? अपना खाना खुद बना सकने की। हर बार क्या करते थे, बस वही यही लूप, उसी किसी एनसीईआरटी को हर बार रिवाइज करके जा रहे हैं, फिर नहीं हो रहा, फिर वही 580 नंबर, फिर 590। क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ नया कर ही नहीं रहे, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं चाह रहे, उसी चीज को कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर कुछ हुआ ऑटोट्रॉफिज्म की। चलो भाई देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, यहां से आगे बढ़ेगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कैपेबिलिटी आई, अपना खाना खुद बना सकने की कैपेबिलिटी। तो ये जो अर्ली ऑटोट्रॉफ्स थे ना, जो शुरू में आए, ये क्या थे बताओ? ये थे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये अपना खाना खुद बनाने के लिए एनर्जी कहां से लेते थे बताइए? एनर्जी सोर्स क्या था इनका? इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल दो मुझे कोई। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सुने हैं, नहीं सुने? तो ये आए पहले, सीक्वेंस याद रखो। फिर ये क्या हुआ? हाँ, हाँ, लड़ाई हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ? इजिप्ट जा रहा है देखो ये। नहीं, बाहर हमास रोक लेगा। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिज्म। अब ऑटोट्रॉफिज्म में क्या है कि ये ना, अर्ली ऑटोट्रॉफ्स तो क्या थे? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फिर कोई और मिरेकल हुआ, और एक ऐसा पिगमेंट अपीयर हुआ जिसको हम कहते थे, जो लाइट को ट्रैप कर सकता था। क्या बताओ? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अपीयर होने के बाद फिर जो आए उन्हें क्या कहा जाता है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे, ये लाइट को ट्रैप कर सकते थे, यानी इनका खाना खुद बनाने के लिए इनका एनर्जी सोर्स क्या था बताइए? सनलाइट। तो इनमें एनर्जी सोर्स था सनलाइट या सोलर एनर्जी। और इसमें भी पहले आए अर्ली फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अर्ली ऑटोट्रॉफ्स अलग हैं, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे। मैं बात कर रहा हूं अर्ली फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये अर्ली फोटो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाने के लिए हाइड्रोजन कहां से ऑब्टेन करते थे? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना इनको,
ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन बाय H2S। सुना है? कौन से? तो इसके बाद फिर आए ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो अपनी दे ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन बाय स्प्लिटिंग ऑफ, बोलो, वाटर। अरे पता है कि नहीं? सो दे ऑब्टेन्ड हाइड्रोजन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एग्जाम्पल दो। बीजीए एग्जाम्पल हो गया, ब्राउन ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब वाटर स्प्लिट होगा तो क्या रिलीज होगी बताओ? तो दिस कॉज्ड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जो अगला स्टेप है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किस में बदलने लगेगा? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रही है? यहां तक लिख लो, फिर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँ। हम सारे स्टेप्स एक साथ लिखे ले रहे हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए इन स्टेप्स का। पहले कौन आया, बाद में कौन आया। हो गया? तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, बढ़े आगे। सो द नेक्स्ट स्टेप वाज release of oxygen in atmosphere. Now, release of oxygen in atmosphere led to the formation of tertiary atmosphere. टर्शरी एटमॉस्फेयर जो कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग। तो अब शुरू हुआ ऑक्सीडेशन, जो ऑलरेडी प्रेजेंट डोमिनेंट गैस क्वांटिटी में, मेजोरिटी में जो गैसेस हैं उनका ऑक्सीडेशन, जैसे अमोनिया और मीथेन। चलिए,
तो अमोनिया और मीथेन जब ऑक्सीडाइज हुई अब हो गया, चलिए। तो अमोनिया और मीथेन जब ऑक्सीडाइज हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिकेम द डोमिनेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। आज चल रही है, हाँ? अपन ने गाजा में ब्रांच खोल ली क्या? अच्छा, तो यहाँ पे, हाँ भैया इतनी गोलियां मत चलाओ। अच्छा, तो CO2 and O2 became the dominant gases of the atmosphere। आज जितनी भी CO2 और O2 है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सारी की सारी प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से ही है। फिर ना ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? यूवी रेडिएशंस जो है वो ट्रैप होने लगेंगे, है ना। अब इसके बाद और ज्यादा O2 और CO2 जो है वो डोमिनेंट गैसेस बन जाएंगे, क्योंकि एक बार अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ट्रैप होंगे तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत तेजी के साथ चेंज होगा। आगे बढ़े तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन था वो चेंज होने लगा। O2 एंड CO2 सब डोमिनेंट गैसेस बन गई हैं। यूवी रेडिएशंस, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ब्लॉकिंग ऑफ यूवी रेडिएशंस, इसकी वजह से ये सिक्स्थ स्टेप है। इसको आप एट कर लेना, इसको ये पहले लिख लेना। पहले क्या हुआ, पहले लिख ही देता हूँ यार। तो पहले ब्लॉकिंग ऑफ यूवी रेडिएशंस हुआ, फिर एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हुआ। और अब पहला यूकैरियोटिक सेल अपीयर हुआ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो पहले ही आ गए थे। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, मतलब सारा जेनेटिक मटेरियल सेंटर में आ गया और एक मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। और दूसरे सेल ऑर्गेनेली भी अपीयर हुए और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी स्टेटस मिल गया सेल ऑर्गेनेली का। तो इसके साथ फिर पहला यूकैरियोटिक सेल ऑरिजिनेट हुआ। अब इस पहले यूकैरियोटिक सेल के ओरिजिन से आजकल के जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनका बनना कहलाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।
तो हमने केमिकल इवोल्यूशन पढ़ लिया, हमने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कि इस सेल से, ये जो सेल था इससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बने और बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। आज अगर हम अपनी अर्थ पे देखें प्रेजेंट डे, तो दो तरह के इवोल्यूशन हमारी अर्थ पे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो प्रेजेंट इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एनएसजी कमांडो आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में। तो अब तो निकल चुके होंगे दिल्ली से, तब तक सब ठीक हो जाएगा। अपन तो अंदर बैठे हैं, हमें क्या करना। हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। आज तो मैं चारों क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अच्छा, तो प्रेजेंट इवोल्यूशन अगर हम देखें तो ये दो तरीके का, देखिए, एक होता है इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन और दूसरा होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन? हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, आपने देखा होगा, कोर मेंटल क्रस्ट जो भी है, ये चीजें, इनमें भी तो एलिमेंट्स में चेंज आता रहता है टाइम के साथ। रेडियो एक्टिव डिके वगैरह भी सुना होगा आपने, है ना? तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन? दिस इज चेंज इन एलिमेंट्स with time. So change in elements with time is known as inorganic evolution, while change in organisms, हम लोग भी तो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, तो चेंज इन ऑर्गेनिजम्स विद टाइम या लाइफ फॉर्म्स विद टाइम इज नोन एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। डार्विन के हिसाब से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज नथिंग बट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। याद रखना, ये 3 वर्ड्स का सेंटेंस जो है ये आएगा एग्जाम में। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है? मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और मॉडिफाई होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, डिसेंट मतलब जनरेशन बाय जनरेशन हम नीचे जा रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज एक्चुअली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो चेंज इन एलिमेंट्स विद टाइम, और यहाँ पे है चेंज इन ऑर्गेनिजम्स विद टाइम। तो अब हमने पढ़ लिए हैं कितने? 4 इवोल्यूशन हो गए। कौन कौन से लिख लिया? तो 4 इवोल्यूशन कौन कौन से पढ़ दिए हमने? एक तो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देखो ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, और केमिकल इवोल्यूशन हो गया, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। अब क्या बचा? फिजिकल, फिजिक्स बच गई, केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे। हाँ, बायो आ गई, क्या नहीं आई? फिजिकल इवोल्यूशन। फिजिक्स चेंज नहीं होती है, वो फंडामेंटल साइंस है। समझ में आया एनटीए ने फिजिक्स का सिलेबस क्यों नहीं चेंज किया? केमिस्ट्री और बायो में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है, फिजिक्स में नहीं हुआ। फिजिक्स इज फंडामेंटल साइंस, वो चेंज ही नहीं होती। आपको उसकी जरूरत हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो चेंज नहीं होती। वैसे ही बता रहा हूँ तो कोरिलेट करके। फिजिक्स कहाँ चेंज होती है? बताओ, कोई जी की वैल्यू में भी कोई चेंज आया क्या?
या फिर वो तो आएगा जब अर्थ का मास ही चेंज हो जाएगा, तो है ना। तो आगे कोई चेंज नहीं आता फिर फिजिक्स में। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल और बायोलॉजिकल, चार इवोल्यूशन मतलब ही चेंज होता है। फिजिकल इवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है मतलब फिजिक्स में। चलो ये चार इवोल्यूशन हो गए। अगर मैं आपसे कहूं इन्हें आप सही सीक्वेंस में अरेंज करो, उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ये अर्थ पर स्टार्ट हुए। सवाल समझ में आ रहा है? कर दो फटाफट। 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 1 2 3, क्या होगा ऑप्शन? 1 2 3 4 या 4 3 2 1, 2 3 1 4 3 1 2 4। और देता हूं ऑप्शन, या 2 4 3 1। चलो 5 तो दे दिए, बताओ कौन सा सही? कितने लोग कहते हैं फर्स्ट सही है? कितने कहते हैं सेकंड सही है? हाँ तो रहा। कितने कहते हैं थर्ड सही है? कितने कहते हैं फोर्थ सही है? कितने कहते हैं फिफ्थ सही है? एक भी सही नहीं है इसमें से। सही होगा 2 3 4 1। नहीं आया समझ में? अरे भाई सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन शुरू हुआ जब लाइफ भी नहीं थी अर्थ पे, नहीं हुआ था। इसके बाद केमिकल एवोल्यूशन हुआ। हाँ। इसके बाद बायोलॉजिकल, और लास्ट में फिर ऑर्गेनिक। नहीं हुआ। इसमें से कौन से एवोल्यूशन ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। केमिकल और बायोलॉजिकल क्यों रुक गए? क्योंकि अब क्या नहीं है? हाँ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो आपका एवोल्यूशन कंप्लीट है, मतलब इस लेवल पे आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये तो प्रेजेंट एवोल्यूशन, पहले बताया था मैंने, प्रेजेंट एवोल्यूशन दो ही चल रहे हैं अब, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन से तो रुक गए हैं? केमिकल और बायोलॉजिकल। इनऑर्गेनिक अर्थ में चल रहा है, ऑर्गेनिक हम लोगों में चल रहा है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको अलग अलग इवोल्यूशन बताए, आपको चाहिए तो मैं एक बार और उन्हें लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या था? हाँ, इनऑर्गेनिक तो पता ही है आपको। उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से क्या बनना? कोएफिशिएंट बनना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे क्वेकर वेट से फर्स्ट सेल बना, और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे उस फर्स्ट सेल से प्रेजेंट डे यानी आज के मॉडर्न कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। तो origin of life occurred during, yeah, first appearance of true life occurred during which evolution? Biological evolution। नहीं आ रहा समझ में? तो फर्स्ट ट्रू लाइफ ओरिजिनेट हुई किस इवोल्यूशन की प्रोसेस में?
लाइफ तो ये है ना, जब सेल बना, क्वेकर वेट लिविंग थोड़ी है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हुई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हम्म अभी भी हो रहा है। हाँ, हो ही जा रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ, खत्म थोड़ी हुआ है ये। मैंने आपसे पूछा था किस अपीयरेंस में वो अर्थ पर स्टार्ट हुए। ऑर्गेनिक स्टार्ट बाद में हुआ था ना। ये थोड़ी पूछा है खत्म कब हुआ, खत्म तो हुआ ही नहीं, अभी चल रहा है। स्टार्ट होने का सीक्वेंस बताया था। चलो, तो यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था, और इवोल्यूशन से ही हमारी पृथ्वी पे सारे जो जीवन है वो आया है, ना कि भगवान द्वारा बनाया गया है। इसके लिए हमें ढूंढने हैं सबूत, यानी कि हमारा टॉपिक होगा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि क्या सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ था, ना कि भगवान ने बनाई थी दुनिया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, जिसमें हम अलग अलग तरह के स्टडीज जो हमने करी हैं, फॉसिल्स की स्टडी, मॉर्फोलॉजी की स्टडी, एनाटॉमी की स्टडी, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी, टेक्सोनॉमी की स्टडीज, जियोलॉजी की स्टडीज, सुने हैं आपने ये सब, जोग्राफिकल स्टडीज। तो अलग अलग तरह की जितने भी स्टडीज होती हैं, सब हमने करके कैसे सबूत ढूंढे इस बात के कि धरती पर इवोल्यूशन हुआ था, और किस सीक्वेंस में हुआ था। तो यही अब हमें पढ़ना है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की। यानी ये वो एविडेंस हैं जो फॉसिल्स के को लेकर हैं, है ना। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स से मिलता है। जब हम खुदाई करेंगे तो जितनी पुरानी रॉक होगी उतनी हमें नीचे मिलेगी, नीचे के स्ट्रेटा में, और जितनी नई रॉक होगी वो उतनी ही ऊपर मिलेगी। ये पता है ना आपको? तो जब हमने ये डिगिंग करी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स करी, सो एज वी प्रोसीड फ्रॉम ओल्डेस्ट टू मॉडर्न रॉक्स, पुरानी से नई रॉक्स की तरफ जब हम प्रोसीड करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जितना नीचे खोदेंगे उतनी पुरानी रॉक है ना। सबसे पुरानी जो लेयर थी ना रॉक की, अर्थ की, उस पर तो कोई फॉसिल ही नहीं थे। इससे हमें क्या पता चला? देयर वॉज ए टाइम व्हेन देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ, राइट। सो एज वी प्रोसीड फ्रॉम ओल्डेस्ट टू मॉडर्न रॉक्स, नंबर ऑफ फॉसिल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे नीचे बिल्कुल फॉसिल नहीं थे, उससे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है लिखा हो, तो उससे ऊपर वाली स्ट्रेटा पे जब आए तो कुछ फॉसिल हमें मिले, उसके ऊपर वाली पे और ज्यादा मिले, है ना। तो नंबर ऑफ फॉसिल इंक्रीज हो रहे, इससे हमें क्या समझ में आया कि विद टाइम लाइफ इंक्रीज्ड ऑन अर्थ, है ना। दूसरी चीज, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स आल्सो इंक्रीज। सबसे नीचे वाली लेयर पे हमको फॉसिल्स नहीं मिले थे, उसके ऊपर वाली लेयर पे जब आए ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं उसको, कि कौन सी रॉक कितनी पुरानी है, तो उसके ऊपर वाली लेयर पे जब आए ना, तो एक्वेटिक रॉक्स पे तो फॉसिल थे, लेकिन उसी समय की टेरेस्टेरियल रॉक्स पे फॉसिल नहीं थे। इससे हमें क्या समझ में आया? कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। फिर जब हम उसके ऊपर वाली लेयर पे आए तो हमने क्या देखा कि एक्वेटिक के साथ साथ कुछ टेरेस्टेरियल लैंड्स पे भी फॉसिल आना शुरू हो गए थे। इसका मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन वाटर, एंड देन फ्रॉम वाटर इट माइग्रेटेड टू लैंड्स। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो लगातार इंक्रीज हो रहा था। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तीसरी बात, डाइवर्सिटी ऑफ फॉसिल्स भी इंक्रीज हो रही थी। मतलब सबसे नीचे वाली लेयर पे सिर्फ पोरीफेरा के फॉसिल थे, उसके ऊपर वाली लेयर पे पोरीफेरा के साथ प्लेटे सिलेंट्रेट भी था, और उसके ऊपर वाली लेयर पे ये दोनों तो थे, लेकिन इनके साथ साथ प्लेटेहेलेमिन्थीज भी था। उसके ऊपर वाली लेयर पे इन सब के साथ निमेटोहेलेमिन्थीज भी मिल रहे थे। तो हमें ये पता चला कि जैसे जैसे
टाइम आगे बीता है, डाइवर्सिटी जो है बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स की वो हमारे प्लेनेट पर इंक्रीज हुई है। अगली चीज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉसिल्स ऑल्सो इंक्रीज। समझे बात को? मतलब नीचे वाली लेयर्स पे क्या था, सिर्फ और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फॉसिल्स थे। उसके ऊपर वाली लेयर पे इनके अलावा ऑर्गन लेवल के भी थे, उसके ऊपर वाली लेयर पे ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले भी थे। नीचे वाली लेयर पे सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले फॉसिल्स थे, उसके बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट वाला भी मिला, उसके ऊपर वाली लेयर पे 4 चैम्बर्ड भी मिला। तो मतलब इससे हमें समझ में आया कि इन जनरल लाइफ जो है इट प्रोसीड आफ्टर अपीयरेंस, इट एक्चुअली प्रोसीडेड फ्रॉम सिंपलर फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। तो सिंपल फॉर्म पहले आए और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाद में आए। तो इवोल्यूशन जो है सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ प्रोग्रेस करता है। ये जनरली क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, है ना। अगर उल्टा हो जाए तो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, जैसा एक केस में हुआ जिसके फॉसिल नहीं मिले पर हुआ, वायरस। वायरस बाद में आए बैक्टीरिया के, और ये तो और सिंपल थे, ठीक है। एनीवेज, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉसिल इंक्रीज हुई, तो इससे समझ में आया कि लाइफ भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोसीड हुई। नंबर ऑफ फॉसिल, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, और क्या पॉइंट थे यार? हाँ, disparity between ancient and modern forms, modern fossils of same species, ये भी इंक्रीज हुआ। डिस्पैरिटी मतलब अंतर या डिफरेंस या फर्क। मतलब 10 लाख साल पहले का जो फॉसिल, मतलब किसी मछली का फॉसिल था, वो अलग दिखता था। 5 लाख पहले का अलग दिखता था, 1 लाख साल पहले का अलग। 1 लाख साल पहले का घोड़ा अलग दिखता था, 50,000 साल पहले का घोड़ा अलग दिखता था, और 10,000 साल पहले का घोड़ा अलग दिख रहा था। तो यानी है तो वही स्पीशीज, लेकिन उसमें भी चेंज आ गया। 10 लाख साल पहले का, 1 लाख साल पहले का इंसान अलग दिखता था, 50,000 साल पहले के इंसान का थोड़ा डिफरेंट शेप है, आजकल का थोड़ा अलग। तो मतलब उसी स्पीशीज के पुराने फॉसिल्स और उसके जो मॉडर्न फॉसिल्स हमने देखे, उनमें भी हमें चेंज दिखा। इससे हमें क्या समझ में आया कि एक बार एक स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है, तो उसके बाद उसमें इवोल्यूशन रुक नहीं जाता। वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बाद भी उस स्पीशीज में चलता रहता है। नहीं आ रही बात समझ में? समझ में आ रही, नहीं आ रही? तो once a species is evolved does not means it is the end of the process of evolution. It continues, the species continues to evolve into new species. So is evolution a process or is it the end result of a process? ये लिखा है ना उसमें एनसीईआरटी में। तो क्या ये एक प्रोसेस है या ये एक एंड रिजल्ट है प्रोसेस का? अब ये ऐसे ही हो गया जैसे आप पैदा हुए तो आपको शुरू में किंडरगार्टन में डाल दिया, तो आप किंडरगार्टन किड्स थे। फिर थोड़ा बड़े हुए तो आपको नर्सरी में डाल दिया, उसके बाद आप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट बन गए, फिर आपने टेस्ट दिया, एग्जाम हुआ, आप पास हो गए, रिजल्ट आ गया, और अब आप सेकेंडरी के स्टूडेंट बन गए। इस सेकेंडरी का भी एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, फिर आप अब सीनियर स्टूडेंट बन गए, 11th 12th के, इंटरमीडिएट हो गए, फिर उसका भी आपने 12th का एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, अब आप 12th पास हो गए हो। फिर आपने नीट का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, आप फिर पास हो गए। पास होने से काम नहीं चलेगा वैसे, है ना। तो आपको अच्छे नंबर मिले और अब आप मेडिकल स्टूडेंट बन गए। फिर आपने एमबीबीएस में 5 साल पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, अब आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं, अब आप डॉक्टर हो। फिर आपने नीट पीजी का एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, और अब आप जूनियर रेजिडेंट हो। अब आपने वहां पे पढ़ाई, फिर पीजी की पढ़ाई करी, एमडी की पढ़ाई करी, पूरी पढ़ाई खत्म करी, फिर रिजल्ट आया, फिर आप पास हो गए, अब आप एक सीनियर रेजिडेंट बन चुके हो। खत्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद फिर आपने नीट सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई करी, फिर रिजल्ट आया, फिर आप पास हो गए, एडमिशन हो गया, और अब आप जो है डीएम कर रहे हो।
फिर आपने 2-3 साल डीएम किया, कार्डियो में, गैस्ट्रोएंट्रो में, किसी में, फिर उसका भी एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, अब आप एक कंसल्टेंट हो गए हो, जूनियर कंसल्टेंट। फिर आपने जाके किसी हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, मतलब पढ़ाई वहां पे काम करना शुरू किया, 8-10 सालों में आप सीनियर कंसल्टेंट, खत्म ही नहीं हो रहा। फिर आप फेलोशिप के प्रोग्राम्स में घुस गए कि मैंने कुछ नया सीखा, फिर आप अपने आपने एक, अब आप एक फेलो हो गए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन फिजिशियन। सर इतना तो सोचा ही नहीं था। तो क्या हो रहा है बताओ? प्रोसेस चल रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट्स फिर उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। शादी नहीं हुई अभी तक, हाथों में मेहंदी लगाने की उम्र चली गई, बालों में मेहंदी लगाने की उम्र आ गई, लेकिन चल रहा है, पढ़ाई चल रही, खत्म ही नहीं हो रही, है ना? ऐसा ही होता है। नहीं, गलत फहमी मत रहना, ऐसा ही होता है। जिसने तुम्हें बेवकूफ बना, बस एक बार तुम्हारा नीट निकल जाए फिर तो जन्नत ही जन्नत है चारों तरफ, है ना? ऐसा थोड़ी है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, कोई जन्नत नहीं है। हाँ, तो ऐसा है कि इट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस गिव्स रिजल्ट्स, बट द रिजल्ट अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. So it is a perpetuating process. Is evolution a process or is it the end result of a process? It is a perpetuating process that gives results, but the result again become a part of the process. ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? परपेचुएटिंग प्रोसेस, जो कभी खत्म नहीं हो, खत्म ही नहीं हो रही। चलो, तो इसलिए ये है अगला पॉइंट, मिसिंग लिंक्स। यही है ना, और तो कोई पॉइंट नहीं। मिसिंग लिंक्स भी एक बड़ा सॉलिड एविडेंस है। किस चीज का? इवोल्यूशन का। अब आप कहेंगे मिसिंग लिंक होते क्या है? आपने एनिमल डाइवर्सिटी 11th में पढ़ी होगी, आपने उसमें कनेक्टिंग लिंक्स पढ़े, कनेक्टिंग लिंक्स पढ़े है ना? जैसे आर्कियोटेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एवीज, सुना है नहीं सुना? अच्छा, लिविंग फॉसिल वर्ड सुना है कभी? कनेक्टिंग लिंक सुना है, लिविंग फॉसिल सुना है, मिसिंग लिंक्स एक तीसरा वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। तो ऑल कनेक्टिंग लिंक्स आर लिविंग फॉसिल्स या ऑल लिविंग फॉसिल्स आर कनेक्टिंग लिंक्स? All connecting links are missing links? Yeah, all missing links are connecting links. All living fossils are connecting links. Yeah, all connecting links are living fossils. All connecting links are missing links. Yeah, all missing links are connecting links. Yeah, all living fossils are missing links. Yeah, all missing links are living fossils. Yeah, all connecting links are living fossils. Yeah, all living fossils are connecting links. ये लो, कितने लोग कंफ्यूज हो गए? कितने लोग कंफ्यूज हो गए? ट्रू फॉल्स हैं, इसको जगाओ। उठ जा भाई, तबीयत खराब हो रही है? क्या हुआ बताओ? हाँ, क्या हो? हाँ, इवॉल्व हो रहा है। अच्छा बताओ, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक, लिविंग फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक, अरे क्या है ये? कितने लोग सारे के जवाब सही दे सकते हैं जितने यहाँ लिखे हैं? ये तो इनको तो मैंने पढ़ा रखा है इसलिए दे रखे हैं। इनके अलावा बताओ, क्या आपने कभी ये टर्म सुने थे? लिविंग फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक, एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। तो बताओ इसमें से कौन कौन से सही हैं? इसका मतलब आपको कनेक्टिंग लिंक ही नहीं पता क्या होते हैं। कनेक्टिंग लिंक कितने लोगों ने सुना है? बताओ। कहीं तो ऐसे नालायक बैठे, इनको बोलो कनेक्टिंग लिंक। अच्छा, वही जो मैसेज लेके गई थी, हाँ हाँ पहुंच गया, कनेक्टिंग लिंक। यहाँ बताओ कनेक्टिंग लिंक क्या है?
चलो थोड़ा सा एनिमल किंगडम में घुसते हैं, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं। आपने सुना होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, ऐसा कुछ सुना है कभी? क्या कहलाते हैं ये? टैक्सा। तो कनेक्टिंग लिंक्स आर ऑर्गेनिजम्स with common features of टू सक्सेसिव टैक्सा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दो सक्सेसिव टैक्सा, जो दो किंगडम हो सकती है, दो फाइलम हो सकते हैं, दो क्लास हो सकती हैं, समझ रहे ना बात? जैसे दो किंगडम के बीच का कनेक्टिंग लिंक बताओ, एनिमेलिया और प्लांटेई के बीच का, जल्दी से बताओ। युगलिना, उसके अंदर एनिमेलिया वाली क्वालिटी भी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलर प्लांट की तरह क्लोरोप्लास्ट भी है। दो फाइलम के बीच का बताओ, जैसे पेरीपेटस, लिख लो, ये आएगा इस बार नीट में क्वेश्चन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कुछ एनेलिडा की तरह उसमें मेटामरिक सेगमेंटेशन है और आर्थ्रोपोडा की तरह उसके अंदर जुड़े हुए पैर हैं। अरे सुना नहीं सुना है कभी? दो क्लास के बीच का कनेक्टिंग लिंक बताओ। आर्कियोटेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एवीज, अरे सुना है कि नहीं? तो दो सक्सेसिव टैक्सा के बीच के कॉमन फीचर वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं लिविंग फॉसिल्स और दूसरे होते हैं मिसिंग लिंक्स। तो चलिए देख लेते हैं दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। जो कनेक्टिंग लिंक आज भी जिंदा हैं, आज भी मिलते हैं, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, नहीं आ रही बात समझ में? इतनी कम वैरायटीज बची हैं उनकी कि कभी भी खत्म हो जाएंगे। जिंदा लाश, लिविंग फॉसिल, इतने कम है कि कभी भी फॉसिल बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, आज भी हैं लेकिन बहुत कम है। ऑफ वेरी प्रिमिटिव ऑरिजिन है, इतने प्रिमिटिव ऑरिजिन के हैं कि इनकी ज्यादातर वैरायटीज जो हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं, बस थोड़ी बहुत ही बची हैं, और जो बची हैं वो भी कभी भी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरीपेटस, पॉलीगॉर्डियस, लाइमुलस, नहीं सुना कभी? किंग क्रैब। अब पेरीपेटस, पॉलीगॉर्डियस, लाइमुलस, ये सब क्या है? दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये एनिलिड और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है? सो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये कभी भी गायब हो सकते। अब मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक्स वो कनेक्टिंग लिंक्स हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज इनके सिर्फ क्या अवेलेबल हैं? ओनली फॉसिल्स आर अवेलेबल टुडे, अब नहीं है ये। गिव मी एन एग्जांपल। अरे दो, आर्कियोटेरिक्स सुना है कभी? दिखा कभी आपको आज तक? मतलब कहीं उड़ता हुआ देखा आपने? आर्कियो मतलब प्रिमिटिव, टेरो मतलब विंग, रेक्स मतलब रेप्टाइल, प्रिमिटिव विंग्ड रेप्टाइल जिसके मुंह में दांत थे रेप्टाइल की तरह लेकिन पंख थे पक्षी की तरह, कभी नहीं सुना? टेरिडोस्पर्म्स, जिनके अंदर सीड फर्न्स, जिनके अंदर टेरिडोफाइटा थे लेकिन सीड हैबिट थी, नहीं सुना? साइनोग्नाथस, जिस रेप्टाइल से मैमल्स बने, छिपकली के अगर बड़े बड़े कुत्ते जैसी टांगे कर दी जाएं तो कैसे दिखेगा वो छिपकली? रेप्टाइल से ही मैमल बने थे ना, कि एवीज से बन गए थे? तो ये सब क्या है? आर्कियोटेरिक्स, टेरिडोस्पर्म्स, साइनोग्नाथस। प्लांट डाइवर्सिटी नहीं पढ़ी अभी आपने? अच्छा, पहले किस तरह से पहले सीड हैबिट डेवलप, पहले वेस्कुलर वेस्कुलर प्लांट्स आए, पहले ब्रायोफाइटा आए, फिर वेस्कुलर पैसेज आई, सुना तो होगा ना ये? उसके बाद फिर वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए था, बाद में सीड बन गए, बाद में एंजियोस्पर्म्स आ गए, है ना? तो आर्कियोटेरिक्स, सीड फर्न, साइनोग्नाथस, ये सब वो हैं जिनके आज सिर्फ क्या अवेलेबल है? बोलो, फॉसिल्स। अब बताओ, वक्त के साथ लिविंग फॉसिल मिसिंग लिंक में बदल जाएंगे या मिसिंग लिंक लिविंग फॉसिल में? नहीं आई बात समझ?
अब कर सकते हो ऑल कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स, या ऑल मिसिंग लिंक्स और कनेक्टिंग लिंक्स? हाँ, समझ में आ रहा है? तो चले पीछे और सॉल्व करें, कुछ तो गलत है उसमें। जैसे ऑल कनेक्टिंग लिंक्स आर मिसिंग लिंक्स, ट्रू या फॉल्स? नहीं आया समझ में? ऑल मिसिंग लिंक्स आर कनेक्टिंग लिंक्स। देखो, ऑल मिसिंग लिंक्स आर, ऑल लिविंग फॉसिल्स आर मिसिंग लिंक्स। ये तो फॉल्स ही हो गया ना। ऑल मिसिंग लिंक्स आर लिविंग फॉसिल्स, ऑल मिसिंग लिंक्स वर लिविंग फॉसिल्स अगर लिखे ना तो ये सही हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा वर कर देते हैं, और अब इसमें क्या कर देंगे आंसर? कभी ना कभी मिसिंग लिंक्स लिविंग फॉसिल थे, अब हो गए मिसिंग लिंक्स, है ना? ऑल कनेक्टिंग लिंक्स आर लिविंग फॉसिल्स, ऑल लिविंग फॉसिल्स आर कनेक्टिंग लिंक्स। कितने लोगों को पांचों समझ में आ गए? 6 के 6। पढ़ो ना, एनिमल डाइवर्सिटी एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है ये, क्या करेंगे? आ गया तो कुछ नहीं, अगले साल डिस्काउंट में एडमिशन लेंगे। तो पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ लाइनें रटेंगे तो नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो आप कनेक्टिंग लिंक क्या था यार, लिविंग फॉसिल क्या था, इनमें फर्क क्या होता है, इसी में घूमते रह जाओ, टाइम हो गया लगता है। तो चलो हम ना पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से ही अगली क्लास में पढ़ेंगे, और कुछ है नहीं खास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बताने का, पर आप मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल ये सब पढ़ के आओ। तो अरे सुन तो जाओ, तो मिसिंग लिंक से ही कैसे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ था? हमारा टॉपिक क्या था? मिसिंग लिंक। भाई मैंने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करी है ना यहाँ पे, तो मैं कनेक्टिंग लिंक की बात नहीं करूंगा, मतलब मैं लिविंग फॉसिल की बात नहीं करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा? मिसिंग लिंक्स की, क्योंकि ये क्या है? ये फॉसिल है ना। तो फॉसिल जैसे आर्कियोटेरिक्स का फॉसिल है, वो क्या साबित करता है? कि रेप्टाइल से ही एवीज इवॉल्व हुए थे। तो मिसिंग लिंक्स आर ए काइंड ऑफ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, लिविंग फॉसिल्स आर नॉट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मिसिंग लिंक्स आर। समझ में आ रही बात? तो अगली क्लास में हम पढ़ें डाइवर्सिटी, एक्चुअली इवोल्यूशन के साथ ही पढ़ लेनी चाहिए, पर देखते हैं, देख लेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है।